क्वेश्चन है बेटा, a 230 वोल्ट डीसी सीरीज मोटर हैज एन आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 ohm and field resistance of 0.1 ohm at rated voltage. The motor draws a line current of 40 amperes and runs at speed of 1000 rpm. Find speed of motor for line current of 20 ampere at 230 volt. Assume that flux at 20 ampere line current is 60% of flux at 40 एम्पियर लाइन करंट। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, अगर फॉन्ट साइज में दिक्कत आ रही हो ध्यान से सुनिएगा। 230 वोल्ट डीसी सीरीज मोटर हैज एन आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 ohm and field resistance of 0.1 ohm at rated voltage. The motor draws a line current of 40 amperes and runs at speed of 1000 rpm. Find speed of motor for line current of 20 ampere at 230 volt. Assume that flux at 20 ampere line current is 60% of flux at 40 ampere line current. ठीक है, तो देखिए सवाल में बेटा दो कंडीशंस दे रखी हैं, और वैसे मैंने हमेशा आपसे बोला ही है किसी सवाल को सॉल्व करने के लिए उस सवाल की जो लैंग्वेज होती है उसे ध्यान से पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे 230 वोल्ट की बात हो रही है। 230 वोल्ट डीसी सीरीज मोटर, 230 वोल्ट डीसी सीरीज मोटर हैज एन आर्मेचर रेजिस्टेंस। आर्मेचर रेजिस्टेंस क्या दे रखा है? 0.2 ओम। ठीक है, ऐसे अगर मैं फील्ड रेजिस्टेंस की बात करता हूं तो फील्ड रेजिस्टेंस आपको क्या दे रखा है? 0.1 ओम। ठीक है, एट रेटेड वोल्टेज यानी 230 वोल्ट। ठीक है, अब इस कंडीशन में द मोटर ड्रॉज ए लाइन करंट, यानी लाइन करंट आपकी कितनी है? लाइन करंट है बेटा आपकी 40 एम्पियर। ठीक है, एंड रन्स एट ए स्पीड ऑफ 1000 आरपीएम, यानी इस पे आपकी बेटा स्पीड क्या है? इस पे आपकी स्पीड है 1000 आरपीएम। चलिए अब कह रहे हैं फाइंड द स्पीड ऑफ मोटर। स्पीड ऑफ मोटर फाइंड करनी है जब लाइन करंट आपकी जो बेटा लाइन करंट है वो कितनी हो जा रही है? लाइन करंट आपकी हो जा रही है 20 एम्पियर। जब आपकी लाइन करंट 20 एम्पियर हो जा रही है, सही है, और वोल्टेज वही है बेटा 230 वोल्ट एट 230 वोल्ट। और एक कंडीशन उन्होंने और बोली है कि एज्यूम दैट flux at 20 ampere line current is 60% of flux at 40 ampere line current. Assume that flux at 20 ampere line current is 60% of the flux at 40 ampere line current. ठीक है, तो ये लाइन आपको दे रखी है, तो इसमें थोड़ा सा जब सवाल सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कैसे इस यहाँ पे करना है। सही है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे दो केस मांग के चल रहे हैं। सही है, एक तो नॉर्मल केस और दूसरा केस क्या है कि फ्लक्स आपका 60% हो जा रहा है। सही है, तो वो देखते हैं। तो दो केस हो गए आपका, केस फर्स्ट और केस सेकंड। तो पहले गिवन डेटा देखते हैं। गिवन केस फर्स्ट, पहले केस फर्स्ट की बात करते हैं। देखिए केस फर्स्ट की अगर बात करते हैं तो केस फर्स्ट में सही, जब आपकी केस फर्स्ट कौन सा होगा? जब आपकी लाइन करंट 40 एम्पियर है। ठीक है, जब आपकी लाइन करंट 40 एम्पियर है, व्हेन लाइन करंट इज 40 एम्पियर, व्हेन line current इक्वल टू 40 एम्पियर। सही है, जब आपकी लाइन करंट कितनी है? जब आपकी लाइन करंट बेटा आपकी 40 एम्पियर है, इस समय आपका सप्लाई वोल्टेज क्या है? सप्लाई वोल्टेज VS है आपका 230 वोल्ट। सप्लाई वोल्टेज क्या है आपका? सप्लाई वोल्टेज VS है आपका 230 वोल्ट। सही है, यहाँ पे आपको सप्लाई वोल्टेज 230 वोल्ट दे रखा है। सेम इसी तरीके से अगर मैं आर्मेचर रेजिस्टेंस की बात करता हूँ तो आर्मेचर रेजिस्टेंस आपको कितना दे रखा है? आर्मेचर रेजिस्टेंस दे रखा है 0.2 ओम। सही है, वो मेरा RA से रिप्रेजेंट कर दूंगा आर्मेचर रेजिस्टेंस। चलिए थोड़ा सा इधर से लिखता हूं क्योंकि डेटा काफी लिखना होगा। आर्मेचर रेजिस्टेंस, आर्मेचर रेजिस्टेंस क्या होता है आपका बेटा? RA से रिप्रेजेंट करते हैं। वो आपका क्या दे रखा है? 0.2 ओम। ठीक है, ये हो गया आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस। उसके अलावा अगर मैं फील्ड रेजिस्टेंस की बात करूं तो फील्ड रेजिस्टेंस आपको क्या दे रखा है? और बेटा डीसी सीरीज मोटर है। ठीक है, तो उसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? RSC से। तो देखिए फील्ड रेजिस्टेंस, फील्ड रेजिस्टेंस आपको क्या दे रखा है? यानी RSE,
आर एस सी आपको दे रखा है बेटा 0.1 ओम। ठीक है, तो ये डेटा आपको गिवन है पहले केस के लिए। ठीक है, उसके अलावा अगर लाइन करंट की बात करूं, लाइन करंट, ठीक है, तो लाइन करंट डीसी सीरीज मोटर केस में क्या होगा, आर्मेचर करंट यानी IA1, तो IA1 क्या होगी आपकी 40 एम्पियर। सही है, तो देखिए लाइन करंट आपकी क्या है, लाइन करंट है बेटा आपकी 40 एम्पियर। उसके अलावा स्पीड की बात करूं तो पहले केस में मैं स्पीड क्या मान लेता हूं, पहले केस में चलो स्पीड मान लेते हैं N1, ठीक है, दूसरे केस में मान लेंगे N2 जो हमें फाइंड आउट करना है। तो इस पहले केस में स्पीड N1 मेरा कितना दे रखा है 1000 आरपीएम, यही लिखता जा रहा हूं मैं, स्पीड N1 बराबर 1000 आरपीएम। ठीक है, यहाँ पे स्पीड आपको N1 कितनी दे रखी है 1000 आरपीएम, और फ्लक्स मुझे नहीं पता, तो यहाँ पे फ्लक्स मान ले रहा हूं पहले केस में फाइबर। लेट द फ्लक्स, लेट द फ्लक्स इक्वल टू 5 तो बेटा ये जो जितना ही मेरा डेटा है ये सारा डेटा मेरा पहले केस का है। सही, अब मैं दूसरा केस देख लेता हूं कि दूसरे केस से मुझे क्या क्या डेटा गिवन है। ठीक है, तो देखिए ये मेरा पहला केस है। सही है, अब केस सेकंड देखिएगा, केस फर्स्ट। अच्छा, केस सेकंड है कौन सा, केस सेकंड बेटा ये है कि जब आपकी लाइन करंट 40 एम्पियर हो जा रही है। सही है, सॉरी लाइन करंट इज 60% ऑफ फ्लक्स एट 40 एम्पियर लाइन करंट। ठीक है, सॉरी, आप दूसरा केस है उसमें आपकी लाइन करंट क्या होगी, उसमें आपकी लाइन करंट होगी 20 एम्पियर। ठीक है, क्योंकि पहले केस में 40 एम्पियर थी, मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं व्हेन लाइन करंट बीस एम्पियर, जब आपकी बेटा लाइन करंट क्या हो जा रही है, जब आपकी लाइन करंट बेटा आपकी 20 एम्पियर हो जा रही है। सही है, अब अगर मैं इस केस में बात करूं फ्लक्स, तो इस केस में फ्लक्स मेरा क्या होगा, इस केस में फ्लक्स में मान ले रहा हूं φ2। सही है, लेट द फ्लक्स इज φ2। ठीक है, अब एक बात समझिए, यहां पे जो मेरा फ्लक्स φ2 होगा, सही है, उसकी अगर मैं उसे φ1 की टर्म्स में लिखूं तो φ2 मेरा φ1 की टर्म्स में क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है φ2 होगा 60% ऑफ φ1। सही है, देखिए φ2 होगा मेरा 60% ऑफ φ1। अब 60% ऑफ φ1 का मतलब क्या है, 60/100 इंटू φ1 यानी 0.6 φ1। सही है, यानी जो मेरा सेकंड कंडीशन में फ्लक्स आएगा वो मेरा क्या होगा, वो मेरा होगा 0.6 φ1। ठीक है, और यहां पे सेकंड केस में जो लाइन करंट है वो मेरी क्या होगी, लाइन करंट जिसे मैं बोल दूंगा IA2, वो मेरी हो जाएगी 20 एम्पियर। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं IA2 बराबर 20 एम्पियर। तो बेटा ये डेटा दे रखा है मुझे सेकंड केस का। ठीक है, इतनी बात तो हो गई है, मुझे डेटा दे रखा है, मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है स्पीड ऑफ मोटर। सही, यानी मुझे N2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेटा फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है मुझे अपनी N2 की वैल्यू, कि भाई सेकंड केस में मेरे डीसी सीरीज मोटर का रिवॉल्यूशन पर मिनट या फिर रोटेशन पर मिनट क्या होगा। ठीक है, तो चलिए सवाल सॉल्व करते हैं। एक चीज और एज्यूम कर लेते हैं, बैक ईएमएफ की, मोटर की बात तो बैक ईएमएफ की बात आएगी। सही, तो पहले केस में बाय डिफॉल्ट मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको बोल दे रहा हूं, पहले केस में मैं बैक ईएमएफ मान ले रहा हूं EB1 और दूसरे केस में मान ले रहा हूं बैक ईएमएफ EB2। सही है, तो इन दोनों की वैल्यू फाइंड करते हैं, लिख दे रहा हूं। चलिए, इन फर्स्ट केस EB1, अगर मैं वोल्टेज इक्वेशन की बात करता हूं तो बैक ईएमएफ बराबर क्या होता है, वोल्टेज माइनस या फिर सप्लाई वोल्टेज माइनस IA RA प्लस RSE। ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूला होता है, यानी फॉर्मूला मेरा क्या होता है, EB1 बराबर VS सप्लाई वोल्टेज माइनस का IA1 RA यानी आर्मेचर रेजिस्टेंस मुझे दे रखा है प्लस RSE। अब यहां पे बेटा देखो मुझे यहां पे सारी वैल्यूज पता है, तो ये वैल्यूज मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। तो देखिए EB1 मेरा क्या आएगा, EB1 होगा मेरा, अगर मैं VS की बात करता हूं तो VS मुझे क्या दे रखा है 230। IA1 की बात करता हूं तो IA1 मुझे क्या दे रखा है, IA1 दे रखा है मुझे 40। उसके बाद RA प्लस RSE, आर्मेचर रेजिस्टेंस क्या दे रखा है 0.2, ऐसे ही फील्ड रेजिस्टेंस क्या दे रखा है 0.1। सही है, तो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं
तो देखिए सॉल्व करके बेटा ये क्या आता है आपका, 230 माइनस का 40 इंटू 0.3, ये सॉल्व हो क्या आता है बेटा 218 वोल्ट, 218 वोल्ट। तो मैं यहीं लिख दे रहा हूं 218 वोल्ट। ठीक है, ये मेरी बैक ईएमएफ पहले केस में आई है। अब मैं सेकंड केस लेता हूं। मैं सेकंड केस में अपना बैक ईएमएफ की वैल्यू निकाल लेता हूं। देखिए इन सेकंड केस EB2 बराबर VS। अब देखिए मेरी आर्मेचर करंट या फिर लाइन करंट सही है, जो डीसी सीरीज मोटर केस में आर्मेचर करंट लाइन करंट बात एक ही है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसे मैं चेंज कर सकता हूँ, ये मेरा हो जाएगा IA2 RA प्लस RS की SE। लेकिन सेकंड केस में मेरा आर्मेचर का रेजिस्टेंस और फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस सेम ही है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं EB2। देखिए EB2 आपका क्या होगा बेटा VS तो आपका देखिए 230 वोल्ट ही है। ठीक है, तो 230 ही रहेगा, माइनस IA2 की बात करता हूं तो लाइन करंट मेरी क्या है 20, पहले मेरी कितनी थी 40। आर्मेचर रेजिस्टेंस मेरा क्या है बेटा 0.2। ऐसी अगर मैं सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस की बात करता हूं वो कितना दे रखा है मुझे 0.1। तो यहां से मेरी EB2 की वैल्यू क्या आएगी, इसे सॉल्व करते हैं। 230 माइनस का 20 इंटू 0.3 इक्वल टू ये आएगा मेरा बेटा 224 वोल्ट, 224 वोल्ट। ठीक है, ये मेरा EB2 यानी सेकंड केस में बैक ईएमएफ की वैल्यू आ गई, और ये मेरा EB1 ये मेरा फर्स्ट केस में बैक ईएमएफ की वैल्यू आ गई। अब बेटा एक रिलेशन होता है EB का, सही है, बैक ईएमएफ का। वो रिलेशन क्या होता है बैक ईएमएफ का, वो आपका सिंपल होता है NP5Z अपॉन 60A। ये क्या होता है मेरा बैक ईएमएफ। देखिए क्योंकि EB इक्वल टू NP5Z अपॉन 60A, ये रिलेशन मुझे पता है, NP5Z अपॉन 60A। अब यहां पे देखिए जो मेरा बेटा बैक ईएमएफ होगा उसे मैं क्या बोल सकता हूं, वो मेरा N और फाई के प्रोपोर्शनल में होगा। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ पोल्स तो कांस्टेंट है, नंबर्स ऑफ आर्मेचर कंडक्टर कांस्टेंट होंगे, Z 60 तो 60 कांस्टेंट ही है, ये नंबर ऑफ पैरेलल पाथ वो भी आपको कांस्टेंट। यानी मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बेटा यहां पे ये बोल सकता हूं EB प्रोपोर्शनल N फाई। ठीक है, अब अगर मैं पहले केस की बात करूं, सही है, अगर मैं फर्स्ट केस की बात करता हूं तो फर्स्ट केस में मैं क्या लिख सकता हूं, मैं पूरी थ्योरी नहीं लिख रहा हूं जो कितनी जगह नहीं है। EB प्रोपोर्शनल N1 फाई 1, एक एक्सप्रेशन में अपनी ये लिख सकता हूं। ठीक है, पहले वाले केस के लिए, और एक इक्वेशन में क्या लिख सकता हूं EB2 के लिए। EB2 के लिए क्या लिख सकता हूं बेटा प्रोपोर्शनल N2 फाई 2। ठीक है, ये मेरे दूसरे केस के लिए एक्सप्रेशन हो गई। अब मैं इसका बेटा एक बार रेशियो निकाल लेता हूं। देखिए इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन, या फिर चलिए इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंड। तो देखिए EB1 अपॉन EB2 बराबर N1 फाई 1 अपॉन N2 फाई 2। अब वहां पे देखिए, वहां बेटा मैंने क्या, देखो मुझे EB1 बैक ईएमएफ पहले वाले केस में अपनी बैक ईएमएफ की वैल्यू पता है, दूसरे वाले केस के लिए मुझे बैक ईएमएफ की वैल्यू पता है, पहले वाले केस के लिए मुझे अपना N1 पता है। रही बात फाई 1 की, तो दूसरे वाले केस से मुझे फाई 2 इन टर्म्स ऑफ फाई 1 पता है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, सिंपल देखिए इसे मैं लिख सकता हूं EB1 अपॉन EB2 बराबर N1 अपॉन N2 तो रहेगा ही, इंटू फाई 1 रहेगा, और फाई 2 की जगह मैं क्या रख सकता हूं, फाई 2 की जगह बेटा रख सकता हूं 0.651, 0.651। सही है, तो यहां से मैं डायरेक्ट अपना N2 के एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, जो फाई 1 से फाई 1 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। सही है, फाई 1 से फाई 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी मुझे निकालना तो बेटा N2 है ना, तो N2 क्या होगा आपका, मुझे N2 की वैल्यू निकालनी है। तो EB2 अपॉन EB1 इंटू
N1 अपॉन 0.6, ठीक है, EB2 अपॉन EB1 N1 अपॉन 0.6। अब मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूं और सीधे मैं आपको आंसर बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि वहां इतनी जगह नहीं है बोर्ड पे। देखिए EB2 अपॉन EB1, तो EB2 क्या है आपका, EB बैक EMF 2 है आपका 224 अपॉन 218, 224 डिवाइड बाय 218 इंटू N1 कितना है बेटा आपका, N1 है आपका 1000 इंटू 1000 अपॉन 0.6 इक्वल टू 1712.538 आरपीएम। तो मैं सीधे आंसर लिख रहा हूं 1712.538 आरपीएम। वैल्यूज आप रखिएगा, मैंने सारी वैल्यूज रख दी हैं, ठीक है। एक बार फिर से सवाल देख लो, सवाल में ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे आपको सिंपल डीसी सीरीज मोटर दे रखा था, ठीक है। तो डीसी सीरीज मोटर आपको दे रखा था। डीसी सीरीज मोटर में केस क्या था कि पहले आपकी जो लाइन करंट थी वो कितनी थी, वो थी आपकी 40 एम्पियर, सही है। उस केस में भाई कुछ पर्टिकुलर स्पीड थी मोटर की, डीसी सीरीज मोटर की। उसके बाद इन्होंने क्या करा कि अब इन्होंने फ्लक्स की वैल्यू को चेंज कर दिया, 60% कर दिया पहले वाले फ्लक्स के कंपैरिजन में। तो अब इनकी स्पीड चेंज हो गई। तो भाई अब इस केस में आपकी डीसी सीरीज मोटर की स्पीड क्या होगी, ये चीज आपको पता करनी थी, ठीक है। तो इसे पता करने के लिए सिंपल आपको रिलेशन पता था कि भाई बैक ईएमएफ होता है वो NP5Z अपॉन 60A होता है, यानी नंबर ऑफ पोल्स कांस्टेंट है, नंबर ऑफ कंडक्टर्स आपके कांस्टेंट है, सही है। 60 तो कांस्टेंट है ही, ए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कांस्टेंट, यानी बैक ईएमएफ किसके प्रोपोर्शनल होता है, बैक ईएमएफ आपको बेटा प्रोपोर्शनल होता है N5 के, सही है। तो पहले वाले केस के लिए आपने अपना बैक ईएमएफ की वैल्यू निकाली, दूसरे वाले केस के लिए आपने बैक ईएमएफ की वैल्यू निकाली, सेकंड वाले केस के फ्लक्स को आपने फर्स्ट वाले केस के फ्लक्स के इक्विवेलेंट रखा, मतलब इक्विवेलेंट क्या रखा, 60% ऑफ ∅1 रखा, सही है। तो इस तरीके से आपका सवाल सिंपल सवाल था, ठीक। अब ये जो आपका बेटा क्वेश्चन है, ये आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही। सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो है ही, लेकिन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे बेटा जैसे मैंने आपका ये फॉर्मूला लिख रखा है, यहाँ पे मैंने आपका ये फॉर्मूला लिख रखा है, सही है। अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूं तो बेटा इसी फॉर्मूले में आपके बहुत सारे सवाल बनते हैं, सही। सिंपल आपको क्या दे रखा होगा, आपको नंबर ऑफ रोटेशन दे रखा होगा n दे रखा होगा, नंबर ऑफ पोल्स दे रखा होगा, फ्लक्स पर पोल दे रखा होगा, नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर दे रखा होगा, 60 दे रखा, 60 तो है ही है, एक ही बात कर रहे हैं, लेफ्ट वाइंडिंग या वेव वाइंडिंग होगा, जो भी होगा, ठीक है। और सीधा आपसे पूछेंगे कि भाई कैलकुलेट करो बैक ईएमएफ की आपकी वैल्यू क्या होगी। इस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम होता है, सही। उसके अलावा आपके कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला लिख रखा है, सही है। ये जो फॉर्मूला लिख रखा है, इस फॉर्मूले को देखिए, ये फॉर्मूला क्या है आपका, बैक ईएमएफ इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज माइनस आर्मेचर करंट और टोटल रेजिस्टेंस, यानी आर्मेचर रेजिस्टेंस प्लस फील्ड रेजिस्टेंस, सही है। तो इसमें आपको क्या दे रखा होता है, सप्लाई वोल्टेज डायरेक्ट दे रखा होगा, आर्मेचर करंट डायरेक्ट दे रखी होगी, आर्मेचर का रेजिस्टेंस डायरेक्ट दे रखा होगा, फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस डायरेक्ट दे रखा होगा। आपसे पूछा होगा कि बेटा बताओ यहाँ पे बैक ईएमएफ की वैल्यू आपकी क्या होगी, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। या फिर मैंने जो बेटा ये रिलेशन लिखा है, इस रिलेशन पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, सही है। कि आपको दो केस डायरेक्ट दे रखा होगा कि भाई पहला केस है उसमें EB1 की वैल्यू ये है, EB2 की वैल्यू ये है, N1 की वैल्यू ये है, ∅1 की वैल्यू ये है, ∅2 की वैल्यू ये है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ N2 इन सेकंड केस। तो ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, सही। तो इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन से आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। अब क्वेश्चन तो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे सोचते हो, सही, आपकी थिंकिंग में डिपेंड करता है। कि सिंपल यही बन जाएगा कि भाई अगर मैं अपने नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर को इंक्रीज कर देता हूं तो उस केस में मेरा बैक ईएमएफ पे क्या फर्क पड़ेगा, बैक ईएमएफ रिड्यूस होगा या कम होगा। या फिर ये क्वेश्चन बन सकता है कि अगर मेरी मोटर की, डीसी सीरीज मोटर की स्पीड कम हो जाती है या ज्यादा हो जाती तो उस केस में बैक ईएमएफ पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इस तरीके से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ये सोचो अपने माइंड में कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है ऑब्जेक्टिव एक टाइप के एग्जाम के लिए, सही है। फिर तो वही है कि आप सीधे कोई किताब उठाइए बढ़िया सी और रटना स्टार्ट करिए। क्योंकि ये समझो मेहनत करना एक अलग बात होती है, ठीक है। मेहनत करना एक अलग बात होती है, मेहनत करना एक अलग बात है, और साथ में उस मेहनत पे दिमाग से मेहनत करने एक अलग बात है, सही। क्योंकि देखो मेहनत बेटा गधा भी करता है, मेहनत घोड़ा भी करता है, तो गधे वाली मेहनत से काम नहीं चलेगा। आपको चीजें समझनी पड़ेंगी, सही है, कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ दे रखा है और कौन सा प्रिंसिपल कहाँ पे किस तरीके से इंप्लीमेंट हो रहा है, सही है। ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो आज मेरे ख्याल से मैंने आपको 3-4 सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस कराए हैं जिनसे आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं अगर आप उस चीज को सही से समझोगे, ठीक है।
चलिए कुछ क्वेश्चन अभी और देखते हैं, जो कि आज का लेक्चर भी मेरे ख्याल से 2 घंटे के अराउंड पहुंचने वाला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बेटा मैंने आज के लेक्चर के आपके आखिरी क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है ये बेटा, फिर थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, फॉन्ट साइज का कोई इशू नहीं है, मैं 2 बार क्वेश्चन को रिपीट करूंगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन सीरीज आरएल सर्किट 2 रेजिस्टेंस ऑफ आर इक्वल टू 5 ओम एंड 10 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज विद इंडक्टर ऑफ एल हेनरी। द सप्लाई वोल्टेज इज 50 वोल्ट। If power consumed by 5 ohm resistor is 10 watt, power factor of circuit is, ठीक है, रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन। इन सीरीज RL circuit 2 resistance of R equal to 5 ohm and 10 ohm are connected in series with inductor of L Henry. The supply voltage is 50 volt. If power consumed by 5 ohm resistor is 10 watt, पावर फैक्टर, सही है, पावर फैक्टर ऑफ सर्किट इज, ए ऑप्शन है 0.828, बी है बेटा 0.424, सी है 0.567 और डी है आपका 0। सही है, तो देखिए यहां किसकी बात हो रही है, यहां पे बात हो रही है बेटा सीरीज आरएल सर्किट। और सीरीज आरएल सर्किट में आपको बेटा क्या चीज फाइंड आउट करनी है, आपको सीरीज आरएल सर्किट में यहाँ पे आपसे पावर फैक्टर पूछा जा रहा है कि भाई सीरीज आरएल सर्किट में पावर फैक्टर क्या होता है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ सीरीज आरएल सर्किट में पावर फैक्टर की, तो सीरीज आरएल सर्किट में पावर फैक्टर क्या होता है, आपको ये बिल्कुल बेसिक बात है जो पता होनी चाहिए आपको। इन सीरीज आरएल सर्किट, सही, अगर मैं सीरीज आरएल सर्किट की बात करता हूं उसमें कॉस फाई आपका क्या होता है, आर अपॉन जेड। कॉस फाई होता है बेटा आपका आर अपॉन जेड, सही है। या फिर मैं क्या बोल सकता हूं, वी आर अपॉन वी एस, सही, या फिर वी आर अपॉन वी एस। और यहां पे अगर मैं फाई की बात करूं तो फाई आपका क्या होता है, tan इनवर्स एक्स अपॉन आर। ये सारे रिलेशन हैं आपको जो पता होने चाहिए, tan इनवर्स एक्स अपॉन आर। ठीक है, ये भी आपका बेसिक रिलेशन है। और उसके अलावा मैं क्या बोल सकता हूं, tan इनवर्स वी एल अपॉन वी आर। tan इनवर्स, ये सारे रिलेशन आपके किस पे इंप्लीमेंट होते हैं, ये सारे के सारे रिलेशन बेटा आपके सीरीज आरएल सर्किट के लिए है। ठीक है, तो देखिए यहां पे क्या कह रहे हैं, सीरीज आरएल सर्किट है आपके पास, देखिए यहां पे 2 रेजिस्टेंस हैं, एक तो है R इक्वल टू 5 ओम और दूसरा है बेटा 10 ओम। तो आप क्या करो, सर्किट अगर बनाते हो तो सिंपल, एक रेजिस्टेंस ये हो गया आपका, एक रेजिस्टेंस ये हो गया, आर कनेक्टेड इन सीरीज विद इंडक्टर ऑफ एल हेनरी। एल हेनरी का एक इंडक्टर भी है, तो एक इंडक्टर भी आपने ड्रॉ कर दिया, सही, ये आपका क्या हो गया, ये आपका इंडक्टर हो गया। ठीक, अब यहां पे देखते हैं, देखिए ये मेरा हो गया 5 ओम का रजिस्टर, ये रजिस्टर हो गया मेरा 10 ओम का, और ये मेरा एल हेनरी। यहां पे वोल्टेज कितना अप्लाइड है, वोल्टेज अप्लाइड है बेटा आपका, सप्लाई वोल्टेज इज 50 वोल्ट। यहां पे अगर मैं सप्लाई वोल्टेज की बात करूं, सप्लाई वोल्टेज कितना है आपका 50 वोल्ट। ठीक है, 50 वोल्ट, ये आपका सप्लाई वोल्टेज हो गया। ठीक है, अब यहां पे देखिए पावर कंज्यूम बाय 5 ओम रजिस्टर कितना होगा, वो आपको गिवन है 10 वॉट। पावर कंज्यूम्ड बाय 5 ओम रजिस्टर, सही। तो पावर कंज्यूम बाय 5 ओम रजिस्टर आपका क्या है, आपको क्वेश्चन में गिवन है 10 वॉट। ठीक है, ठीक, और सेम अगर मुझे यहां पे निकालना है पावर कंज्यूम बाय 10 ओम रजिस्टर, तो वो कितना होगा आपका, देखिए पावर कंज्यूम बाय 10 ओम रजिस्टर, देखिए सिंपल फॉर्मूला आपका होता है P बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर, सही है। तो वी स्क्वायर पावर क्या होता है, वी स्क्वायर पावर सॉरी पावर कंज्यूम क्या हो रही है, तो P बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर। वी कितना है आपका 10 है, यानी 10 का स्क्वायर यानी 100। सप्लाई कितनी है आपकी 50 वोल्ट है, सही है। 10 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 100, वी स्क्वायर अपॉन आर।
यानी 50, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था। वी स्क्वायर अपॉन आर का मतलब क्या होगा, वी स्क्वायर अपॉन आर का मतलब होगा 2500, सॉरी ऐसे नहीं निकलेगा, आप बात समझिए। यहां पे चीज क्या है कि यहां पे जब कह रहे हैं कि 5 ओम का रजिस्टर 10 वॉट पावर कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, वो फॉर्मूला भी आगे यूज होगा, तो ऑब्वियस सी बात है अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं 10 ओम का रजिस्टर, तो वो कितना आपका कंज्यूम करेगा, वो करेगा 20 वॉट, ठीक है, 20 वॉट। सही, चलिए इतनी बात हो गई, यहां तक समझ में आया। अब अगर मैं टोटल पावर की बात करूं कि दोनों रजिस्टर मिला के कितनी पावर कंज्यूम कर रहे हैं, तो कितना होगा 10 वॉट प्लस 20 वॉट यानी 30 वॉट। टोटल पावर कंज्यूम्ड वो क्या होगा आपका 10 प्लस 20 बराबर 30 वॉट, यानी टोटल पावर कंज्यूम कितनी हो जाएगी आपकी 30 वॉट। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका क्या निकल के आएगा, सीरीज में है तो सिंपल आप ऐड कर दोगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा आपका 5 प्लस 10 यानी 15 ओम, ये आपका हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सही है। और वोल्टेज अप्लाइड की बात करूं, वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इक्विवेलेंट, अभी रेजिस्टेंस की बात हो रही है, मैं पूरा दोनों रजिस्टर और इंडक्टर को मिला के बात नहीं कर रहा हूं, अभी बात हो रही है वोल्टेज अप्लाई अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो वो देखिए वोल्टेज, मैं इस पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, मैं इस पोटेंशियल की बात नहीं कर रहा हूं। वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी वी आर। सही है, यानी मैं किसकी बात कर रहा हूं यहां पे, वी आर की बात कर रहा हूं। सिंपल पी बराबर फॉर्मूला आपका क्या होता है, पी बराबर होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, तो वी स्क्वायर बराबर होता है पी इंटू आर, और वी बराबर क्या होगा अंडर रूट पी इंटू आर इक्विवेलेंट। तो अंडर रूट पी का मतलब है बेटा 30 और आर का मतलब है 15, ठीक है। तो इसे अगर आप सॉल्व करेंगे 30 इंटू 15, ये आपका क्या आएगा 15 3 45 अंडर रूट 450। सही है, तो ये आपका दो रजिस्टर के अक्रॉस यानी वीआर के अक्रॉस पोटेंशियल वैल्यू आपने निकाल ली अंडर रूट 450। सही, और वीएस कितना है, सप्लाई वोल्टेज कितना है आपका, वीएस है आपका, यहां मैं लिख दे रहा हूं, जगह नहीं है, 50 वोल्ट। सही है, अब सिंपल है, आपको क्या निकालना है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर मैंने क्या देखा है वी आर अपॉन वी एस, यानी अगर मैं पावर फैक्टर की बात करता हूं बेटा, तो पावर फैक्टर आपका क्या होगा, पावर फैक्टर हो जाएगा आपका वी आर अपॉन वी एस, यानी अंडर रूट 450 अपॉन 50। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं सॉल्व होकर क्या आता है आपका। यह आपका सॉल्व होकर आएगा अंडर रूट 450 अपॉन 50 इक्वल टू 0.424। यह आपका सॉल्व होकर आएगा बेटा 0.424। यह आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कौन सा, बी वाला ऑप्शन आपका बेटा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए एक सवाल हो गया, अभी 4 सवाल और बचे आज के लेक्चर के, और ये बहुत बढ़िया सवाल था। इससे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई इंडक्टर की वैल्यू तो दे नहीं रखी है, मतलब इंडक्टर के इंडक्टेंस की वैल्यू दे नहीं रखी है, तो कैसे सवाल सॉल्व होगा। सही है, तो इससे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। और ये चीज याद रखिएगा, पावर फैक्टर किस नेचर का होगा, पावर फैक्टर बेटा आपका लैगिंग नेचर का होगा। क्यों, क्योंकि इंडक्टर के केस में करंट आपकी लैग करती है, कैपेसिटर के केस में क्या होता है बेटा, करंट आपकी लीड करती है। सेम उसी तरीके से रजिस्टर के केस में वोल्टेज और करंट आपकी सेम फेज में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कैंडेला इज द यूनिट ऑफ, ए है आपका इल्यूमिनेशन, बी है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सी है ल्यूमिनेंस, डी है आपका लाइट। रिपीट कर रहा हूं, कैंडेला इज द यूनिट ऑफ, ए है आपका इल्यूमिनेशन, बी है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सी है आपका ल्यूमिनेंस और डी है आपका लाइट। तो देखिए किसकी बात हो रही है यहाँ पे, कैंडेला की बात हो रही है। तो अगर मैं कैंडेला की बात करता हूं, कैंडेला आपकी किसकी यूनिट होती है, ये आपकी यूनिट होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सही है, एस्टिमेशन कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, आप लोग कहते हो एस्टिमेशन कॉस्टिंग क्वेश्चन सर नहीं कराते हैं, तो देखिए ये क्वेश्चन भी कराया है। सही, और चलिए जब ये क्वेश्चन कराया तो थोड़ा सा मैं 3-4 टर्म्स की और भी आपको यूनिट बताता हूं। एक चार्ट बना लेते हैं, उसमें क्वांटिटी और यूनिट लिख लेते हैं। क्वांटिटी, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं, और यूनिट। सही है, तो क्वांटिटी की बात करते हैं। क्वांटिटी जैसे आपकी क्वांटिटी हो गई इल्यूमिनेशन, तो इल्यूमिनेशन की यूनिट क्या होती है, लक्स। ये भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है बेटा। सही है,
सही, इल्यूमिनेशन की यूनिट होती है आपकी लक्स। ऐसे अगर मैं बात करूं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की क्या यूनिट होती है? कैंडेला। ये तो क्वेश्चन था ही आपका, लेकिन लिख दे रहा हूं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है आपकी कैंडेला। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात कर लेता हूं ल्यूमिनेंस की, तो ल्यूमिनेंस की यूनिट क्या होती है? कैंडेला पर स्क्वायर मीटर। सही, जो ल्यूमिनेंस की यूनिट होती है वो होती है आपकी कैंडेला पर स्क्वायर मीटर। कैंडेला पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, उसके अलावा मैं बात कर लेता हूं लाइट की, तो लाइट की यूनिट क्या होती है आपकी? ल्यूमेंस आर। लाइट की यूनिट होती है आपकी ल्यूमेंस आर। ठीक है, ये आपकी यूनिट किसकी होती है? लाइट की, ल्यूमेंस आर। उसके अलावा अगर मैं ल्यूमिनस फ्लक्स की बात करूं, तो ल्यूमिनस फ्लक्स यूनिट क्या होती है? ल्यूमेंस। ल्यूमिनस फ्लक्स की बात करूं तो उसकी यूनिट होती है आपकी ल्यूमेंस। ठीक है, एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, मैंने कॉमन यूनिट लिखी है, देखिए। अगर मैं इल्यूमिनेशन की बात करता हूं, इल्यूमिनेशन की यूनिट होती है आपकी बेटा लक्स। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात करते हैं, उसकी यूनिट होती है आपकी कैंडेला। ल्यूमिनेंस की आपकी यूनिट होती है कैंडेला पर स्क्वायर मीटर। लाइट की यूनिट क्या होती है? ल्यूमिनेंस आर। ल्यूमिनस फ्लक्स यूनिट क्या होती है? ल्यूमेंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस बेटा आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं एस्टिमेशन कॉस्टिंग से। और आप लोगों की शिकायत क्या रहती है? सर आप एस्टिमेशन कॉस्टिंग या यूटिलाइजेशन के क्वेश्चंस नहीं करा रहे हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मेरी पूरी सीरीज देखोगे तो मैंने अप्रोक्सीमेटली सारे सब्जेक्ट कवर करे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इल्यूमिनेशन ऑन नॉर्मल सरफेस इफ कैंडल पावर ऑफ ए लैंप इज 150 एंड plane surface is placed at distance of 1.5 meters from this lamp। देखो फिर से एस्टिमेशन कॉस्टिंग पे आ गए। ठीक है, इल्यूमिनेशन टॉपिक आता है आपका। ए है 66.6 लक्स, सेकेंड पार्ट है 67.6 लक्स, सी है आपका, चलिए ए बी है आपका। ठीक है, सी है आपका 66.8 लक्स, डी है 66.9 लक्स। रिपीट कर रहा हूं अगर फॉन्ट साइज की दिक्कत आ रही है बेटा। फाइंड द इल्यूमिनेशन on normal surface if candle power of a lamp is 150 and plane surface is placed at distance of 1.5 meters from this lamp। A है बेटा 66.6 लक्स, B है 67.6 लक्स, C है 66.8 लक्स, D है 66.9 लक्स। तो देखो बेटा इसमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं बड़े सही दे रखे हैं। सही, बिल्कुल इसमें आपको कैलकुलेशन बहुत ध्यान से और एग्जैक्ट करनी पड़ेगी। सही, देखिए यहाँ पे आपको क्या निकालना है? इल्यूमिनेशन निकालना है। सही है, इल्यूमिनेशन आपको कैलकुलेट करना है। कैंडल पावर आपको बेटा कितनी दे रखी है सवाल में? अगर मैं कैंडल पावर की बात करता हूँ, कैंडल पावर आपको दे रखी है 150। सही, आपको कैंडल पावर दे रखी है। डिस्टेंस आपकी कितनी है? 1.5 मीटर। डिस्टेंस है आपकी 1.5 मीटर। सही, ये आपकी डिस्टेंस है 1.5 मीटर। सही है, तो अगर मैं कैंडल पावर लैंप की बात करूं तो देखिए कैंडल पावर अगर कैंडल पावर और लैंप की बात करी जाए, इसे आई से जनरली डिनोट करते हैं, तो आपको क्या दे रखी है? वो दे रखी है बेटा आपको 150। ठीक है, उसके अलावा आपको क्या डेटा दे रखा है? उसके अलावा आपको डेटा दे रखा है डिस्टेंस बिटवीन सरफेस एंड लैंप। सही है, डिस्टेंस बिटवीन सरफेस एंड लैंप। डिस्टेंस बिटवीन, यहां पे जो आपको दे रखा है डिस्टेंस बिटवीन सरफेस एंड लैंप। तो डिस्टेंस बिटवीन सरफेस एंड लैंप की बात करता हूं अगर, तो डिस्टेंस बिटवीन सरफेस एंड लैंप वो आपको क्या दे रखा है? 1.5 मीटर। सही, वो आपको 1.5 मीटर दे रखा है। जनरली हम इसे एस से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अब यहां पे बेटा आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है इल्यूमिनेशन। तो इल्यूमिनेशन क्या होता है? सिंपल, E इक्वल टू आई अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं इल्यूमिनेशन की बात करता हूं तो इल्यूमिनेशन होता है आपका बेटा, अगर E की बात करा जाए तो E आपका होता है आई अपॉन एच स्क्वायर। अब I आपको पता है 150 और H आपका क्या है? 1.5 का स्क्वायर। तो बेटा कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, कैलकुलेशन देखते हैं।
150 डिवाइड बाय 1.5 इंटू 1.5 इक्वल टू 66.67 लक्स। इसका आंसर आपका आएगा 66.67 लक्स। ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इस पे आप कौन सा टिक लगाओगे? इस पे जो हम टिक लगाएंगे, जब मेरे तो 66.67 तो 66.6 लक्स आएगा। ठीक है, तो देखो सिंपल सवाल था। सवाल में सिंपल आपको बेटा दे रखी थी कैंडल पावर और आपको एच यानी हाइट दे रखी थी, सही है, डिस्टेंस दे रखी थी। और सिंपल आपका इल्यूमिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है? इल्यूमिनेशन को ई से जनरली डिनोट करते हैं, आई अपॉन एच स्क्वायर, वेयर आई इज द कैंडल पावर और एच इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस एंड लैंप। तो देखो एक एस्टिमेशन कॉस्टिंग के अंदर ये पार्ट आता है आपका इल्यूमिनेशन, तो वो क्वेश्चन कराया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो कॉमन क्वेश्चन है और ये इस टाइप का क्वेश्चन कई करा भी चुका हूं। द बुकोल्स रिले प्रोटेक्ट ए ट्रांसफॉर्मर, मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। द बुकोल्स रिले प्रोटेक्ट ए ट्रांसफॉर्मर फ्रॉम, ए है आपका ऑल इंटरनल फॉल्ट, बी है आपका ए टर्न टू टर्न फॉल्ट, सी है आपका वाइंडिंग टू वाइंडिंग फॉल्ट और डी है आपका नन ऑफ दीज। रिपीट करते हैं क्वेश्चन। द बुकोल्स रिले प्रोटेक्ट ए ट्रांसफॉर्मर फ्रॉम, ए है आपका ऑल इंटरनल फॉल्ट्स, बी है आपका ए टर्न टू टर्न फॉल्ट, सी है आपका वाइंडिंग, शॉर्ट में लिखा है वैसे, वाइंडिंग टू वाइंडिंग फॉल्ट, WIDING, वाइंडिंग टू वाइंडिंग फॉल्ट और डी है आपका नन ऑफ दीज। सही है, तो बुकोल्स रिले किसमें यूज होता है? आपका ऑल इंटरनल फॉल्ट्स। सही है, बुकोल्स रिले मैंने बेटा बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है। अगर आपको बुकोल्स रिले के बारे में पढ़ना है, आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट करिए, मैं आपको उस लेक्चर का लिंक शेयर कर दूंगा। तो जब लिंक शेयर कर दूंगा तो वहां से आप डिटेल में देख लीजिएगा। बेसिकली ये आपका ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन यूज होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं लिख देता हूं। पहली बात तो जो बुकोल्स रिले की अगर बात कर रहे हैं, ठीक है, तो बुकोल्स रिले की बात कर रहे हैं तो इट इज ए गैस एक्चुएटेड रिले। ये बेसिकली आपकी गैस एक्चुएटेड रिले होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा अगर मैं और पॉइंटों की बात करता हूं तो इट इज प्लेस बिटवीन द मेन टैंक एंड कंजर्वेटर, यही पूछा जाता है। इट इज प्लेस्ड बिटवीन द मेन टैंक एंड कंजर्वेटर। ये आपका मेन टैंक और कंजर्वेटर के बीच में होती है प्लेस। सही है, और ये आपको क्यों यूज होती है? इट इज यूज फॉर द ट्रांसफॉर्मर हैविंग द रेटिंग हायर देन 500 kVA। सही है, इट इज यूज इन द ट्रांसफॉर्मर, इट इज यूज्ड इन द ट्रांसफॉर्मर हैविंग द रेटिंग, जनरलाइज बात हो रही है, ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, अबव 500 kVA। ठीक है, और उसके अलावा इसमें आपका होता है क्या? बेसिकली अलार्म आता है। इट कॉज अलार्म फॉर माइनर फॉल्ट, फॉर माइनर फॉल्ट एंड ट्रिपिंग फॉर मेजर फॉल्ट। ये डिटेल मैंने पढ़ा रखा, आप देखिएगा फ्लैप लगे होते हैं, टच करते हैं, अलार्म सिग्नल जाता है। अगर माइनर फॉल्ट होता है तो आपका अलार्म होता है, और अगर मेजर फॉल्ट होता है तो बेटा आपका ट्रिपिंग होती है। इट कॉज अलार्म, दरअसल ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है इसलिए बता रहा हूं। इट कॉज अलार्म फॉर minor fault and tripping for मेजर फॉल्ट। ठीक है, तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे बुकोल्स लेके, सारे तो नहीं है लेकिन मोस्टली पॉइंट्स मैंने आपके नोट डाउन यहाँ पे करा दिए हैं। ठीक है, और बुकोल्स रिले बेटा आपका, अगर मैं एसएससी जेई की बात करता हूँ तो एसएससी जेई के पेपर में बुकोल्स रिले छपी हुई आती है। छपी हुई आने से मतलब क्या है, जो आपका सिलेबस है ना, देखो रिले तो बहुत सारी हैं। सही है, रिले तो बहुत सारी हैं, लेकिन बुकोल्स रिले की बात करें तो बाकायदा स्पेसिफिक करके आपका सिलेबस में लिखा हुआ है बुकोल्स रिले, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आज के लेक्चर का एंड करते हैं, बहुत बड़ा लेक्चर हो गया है ये भी, 2 घंटे का। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव विल हैव हाईएस्ट RMS वैल्यू इक्वल पीक वैल्यू? ए है साइन वेव, बी है शॉर्ट रूट वेव
और सी है आपका स्क्वायर वेव। ठीक है, तो कौन सा होता है आपका स्क्वायर वेव। सही है, तो इसमें तो ऐसे टिक लगाने हैं, क्योंकि अब ये सवाल तो आपको बेटा आते ही होंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल का। अगर ये सवाल भी नहीं आ रहा हो तो आपको सोचना पड़ेगा। चलिए इसमें आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। अगर मैं साइन वेव की बात करता हूँ, सही, तो उसमें आपकी वैल्यू क्या होती है, जैसे साइन वेव है, सही, तो साइन वेव में आपकी वैल्यू क्या होती है, Vm/√2। सही है, और आपकी कौन सी वेव हो सकती है, साइन वेव थी, उसके अलावा क्या होगी आपकी सा टूथ वेव। तो सा टूथ वेव में वैल्यू क्या होगी, सा टूथ वेव Vm/√3। ठीक है, उसके अलावा आपकी क्या हो सकता है, स्क्वायर वेव। स्क्वायर वेव में क्या होगा, Vm। सही है, और कौन सी वेव हो सकती है, और आपकी हो सकती है ट्राइंगुलर वेव। सही, तो ट्राइंगुलर वेव में क्या होगा, Vm/√3। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर इतनी काफ़ी था। कहीं भी बेटा आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, 101% आपको रिप्लाई मिलेगा। कई जगह मैंने ऐसा बोला है कि ये चीज़ मैंने डिटेल में लेक्चर में पढ़ा रखी है, उसके लिए आप मेरे यूट्यूब पे कमेंट करिए, मैं वो लेक्चर का लिंक आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, और कई बच्चों को काफ़ी दिक्कतें भी हो जाती हैं, तो पढ़ाई से संबंधित बात कर रहा हूँ, पढ़ाई से रिगार्डिंग, तो आप मुझे यूट्यूब पर अपना व्हाट्सअप, अब मैं अगर अपना व्हाट्सअप नंबर डालूंगा यूट्यूब पर तो दिक्कत हो जाएगी, समझ रहे हो बात को, दिक्कत क्या, फिर बहुत सारी कॉल्स आ जाएंगी। तो आप मुझे अपना व्हाट्सअप नंबर डाल दिया करो, मैं खुद से आपको व्हाट्सअप में ऐड कर लूँगा, जो भी आपकी क्वेरी होगी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए मेरे जो नए यूजर्स हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए मैं आखिरी में 2-3 मिनट और लेता हूँ। देखिए जिस तरीके से मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, हमारे जेनिक जे स्टडी पे एक सर और भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब पे। ठीक है, वैसे तो बहुत बड़ा स्टाफ है, तो हमारा ऐसी बेटा एक पेड कोर्स है, सही है, वो हमने स्पेसिफिकली जेई के लिए रेडी करा है, जेई और ए के लिए। वैसे तो एसएससी जेई के लिए, लेकिन हम आपका किसी भी, चाहे यूपी पीएसएल का एग्जाम हो, चाहे यूपी आरएनबीएल का एग्जाम हो, चाहे छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे आपका राजस्थान का जेई का, पूरा एक जेई का हमने जनरलाइज कोर्स और ए भी उसमें कवर करा है, जेई और ए के लिए। हाँ, गेट ईसी का अलग कहानी है, वो अलग कोर्स है, वो हमारा एक पेड कोर्स है, वो भी आप बाय कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल का भी हमारा पेड कोर्स है, सिविल का भी है, मैकेनिकल का रेडी हो रहा है। तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल का हूँ मैं, तो इलेक्ट्रिकल का बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल में लगभग अप्रॉक्सीमेटली 600 घंटे के वीडियो लेक्चर्स होंगे। अब 600 घंटे में, और ये बात की गारंटी, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा हमारा लेंथी वीडियो कोर्स है। लेकिन लेंथी से ये मत सोच लेना कि हमने दाएं बाएं की चीज़ें पढ़ा दी होंगी, टू द पॉइंट काम वाली चीज़ें पढ़ाई हैं। ठीक है, जैसे मैं इलेक्ट्रिकल मशीन की बात करूँ, मैंने पढ़ाया, तो इलेक्ट्रिकल मशीन बेटा आपको उसमें 100 घंटे से ज़्यादा का है, समझ रहे हो। अब इलेक्ट्रिकल मशीन का थोड़ा सा बताता हूँ, जैसे 5-6 पार्ट हैं। जैसे बेसिक तो पढ़ा नहीं है, उसके बाद ट्रांसफॉर्मर पढ़ा दिया, उसके बाद डीसी मशीन पढ़ाया, उसके बाद इंडक्शन पढ़ा दिया, उसके बाद सिंक्रोनस पढ़ा दिया, उसके बाद स्पेशल मशीन ही पढ़ाया। अब जैसे ट्रांसफॉर्मर पढ़ा रहे हैं, तो ट्रांसफॉर्मर में कहानी क्या है कि पूरी डिटेल में सारी थ्योरी पढ़ाई, साथ में 20 से 22 कन्वेंशनल क्वेश्चन कराए जो अब तक आए हुए हैं और जो पॉसिबिलिटी बन सकती है, साथ में 250 से 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए। सही है, फिर अगले पार्ट पे आए। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से हर पार्ट में ऐसा ही है। अब जैसे पावर सिस्टम की बात कर लें, तो पावर सिस्टम में कहानी क्या है, वो भी 100 घंटे से ज़्यादा पढ़ा रखा है। तो पावर सिस्टम में आप ये समझ लीजिए कि सबसे पहले तो एलिमेंट ऑफ पावर सिस्टम हो गया, कि सिंगल लाइन डायग्राम हो गया, कोरोना हो गया, अंडरग्राउंड केबल हो गया, सैग एंड टेंशन हो गया, इंसुलेटर हो गया। उसके अलावा फिर आपका स्विच गियर प्रोटेक्शन पूरा पढ़ा रखा है, कि रिले हो गया, मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन हो गया, बोकोल्स रिले हो गया, इंस्टैंटेनियस टाइप रिले हो गया, ओवर करंट रिले हो गया, डिस्टेंस रिले हो गया, वो सब डिटेल में पढ़ा रखा है। उसके अलावा पावर प्लांट उसमें आ जाएगा। पावर प्लांट में वेरिएबल लोड्स ऑन पावर स्टेशन करके टॉपिक पूरा है, टैरिफ करके पूरा टॉपिक है। उसके अलावा जितने टाइप के आपके पावर प्लांट्स हैं, सही, पावर प्लांट से मतलब जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, थर्मल पावर प्लांट हो गया, ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, ये सब डिटेल में पढ़ा रखा है। उसके अलावा फिर आपका पीएसए करके टॉपिक आ जाता है, पावर सिस्टम एनालिसिस, मतलब उसमें हमने सिंगल लाइन डायग्राम हो गया, पर यूनिट सिस्टम हो गया, फॉल्ट एनालिसिस हो गया, थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी हो गया, वो सब, तो वो भी 100 घंटे से ज़्यादा है। सेम फिर 2 ऐसे सब्जेक्ट जो आपको कहीं नहीं मिलने वाले, यूट्यूब पर भी नहीं मिलेंगे, सही है, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और दूसरा है आपका एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। ये दोनों सब्जेक्ट मिला के लगभग 50 घंटे पढ़ाया हुआ। इसमें ऑब्जेक्टिव भी कराए हैं, दोनों को मिला के लगभग 500 ऑब्जेक्टिव होंगे, सही है, अप्रॉक्सीमेटली डेटा बोल रहा हूँ, 30 से 35 सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। उसके अलावा आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल वो एक और सर उन्होंने पढ़ाया है, 60 घंटे से ज़्यादा पढ़ा रखा है। ऐसी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी मेरे ख्याल से 50 घंटे से ज़्यादा एक और सर ने पढ़ाया है। उसके अलावा मेजरमेंट 30 से 40 घंटे वही पढ़ा रखा है। मतलब ओवरऑल कोर्स की अगर बेटा बात करी जाए तो लगभग 500 से ज़्यादा कन्वेंशनल क्वेश्चन कराए हैं या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रखे हैं, और 3 से 4 हज़ार बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रखे हैं। ठीक है, वो भी डिटेल सॉल्यूशन के साथ में प्रैक्टिस सेट्स ऑफ क्वेश्चन भी दे रखे हैं और टेस्ट सीरीज हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। तो वो अगर आप कोर्स बाय करना चाहो, वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो वो आप सीधे हमारी जेनिक एजुकेशन की वेबसाइट पर जा सकते हो।
ठीक है। और जेनिक एजुकेशन वेबसाइट पे आप जाके डायरेक्ट बाय कर सकते हो, मेरे ख्याल से इसमें 50% डिस्काउंट भी चल रहा होगा। अदरवाइज कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात कर लो, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। अदरवाइज हमारे 4 ऑफिसेज भी हैं ऑफलाइन। एक हमारा कोरबा छत्तीसगढ़ में ऑफिस है, दूसरा ऑफिस हमारा बेटा भिलाई छत्तीसगढ़ में है, तीसरा ऑफिस बेटा हमारा बिहार पटना बिहार में है, और चौथा एक ऑफिस हमारा प्रयागराज या फिर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। वहाँ सीधे जाके भी आप बाय कर सकते हो। इसमें भी कोई प्रॉब्लम आती है यूट्यूब पर मुझे कमेंट कर दो, तो वो मैं आपकी सॉल्व कर दूंगा। ठीक है। देखिए पेड कोर्स के बारे में एक एडवांटेज बता, वैसे तो बहुत सारे एडवांटेज हैं हमारे वीडियो कोर्स के, लेकिन एक एडवांटेज बता रहा हूँ। देखिए आप कोचिंग में पढ़ने जाते हैं, अच्छी बात है, जाना चाहिए। मान लेते हैं कोचिंग टाइम 12 से 2 बजे का है, 2 घंटे का है, तो आधा घंटा जाने में लग रहा है, आधा घंटा आने में लग रहा है, यानी 3 घंटा आपका खर्च हो रहा है। वीडियो कोर्स आराम से घर बैठ के पढ़ो। कई बच्चों की टेंडेंसी क्या होती है ना, रात में पढ़ने की आदत है कि भाई रात के 11 बजे पढ़ेंगे। अब रात के 11 बजे बेटा कोचिंग तो खुलेगी नहीं, है ना, लेकिन हमारा वीडियो कोर्स पढ़ सकते हो। लेकिन चलो उसके अलावा आप ट्रैवलिंग करते हो, तो ट्रैवलिंग में बच्चों की टेंडेंसी क्या है कि भाई मोबाइल खोला, पिक्चर लगाई, कान में ईयरफोन लगाए, गाने सुनना स्टार्ट, या फिर पिक्चर देखना स्टार्ट। तो भाई आप अपना टाइम आपको बर्बाद नहीं करना। आपका टाइम बेटा बहुत कीमती है, प्रीशियस टाइम है आपका, सही है। तो जब प्रीशियस टाइम है तो उसमें टाइम ना बर्बाद करो। हमारा कोर्स है, हमारा चलो छोड़ो, किसी और का ले लो यार, वो कोई इतना मैटर नहीं है। ठीक है। तो आप अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा कंसंट्रेट करो। ठीक। और बीच बीच में आपको कन्वेंशन वाले क्वेश्चन भी कुछ टाइप कुछ करा देता हूँ, लेकिन कभी भी माइंड में मत ये सेट रखना अपनी बात कि भाई ऑब्जेक्टिव सीरीज में एक क्वेश्चन, वो मेरे डालने का मकसद सिर्फ इतना है, क्वेश्चन डालने का कि आपकी ऑब्जेक्टिव की सोचने समझने की पावर इंक्रीज हो, क्योंकि ये आप पे डिपेंड करता है आप किसी क्वेश्चन से कितना सीख सकते हो। सही। आप उससे 2 बातें सीख सकते हो, आप उससे 20 बातें सीख सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। और कोई दिक्कत हो तो मुझे आप यूट्यूब पे कमेंट करके बताइए, 101% आपको मेरी तरफ से रिप्लाई मिलेगा। मेरे पास तुरंत न मिले, 2, 4, 6 दिन में मिले। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।